नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और टीम बोलतंत्र आज मौजूद है कांग्रेस के लखनऊ कार्यालय में। और उत्तर प्रदेश के 2022 के जो चुनाव होने उसके अपने तमाम कई मुद्दे हैं। आप लगातार मीडिया में देख रहे होंगे कि सपा की साइकिल रैली होती है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ मीडिया में आकर के तमाम बयान देते हैं, अपराध पर सवाल पूछे जाते हैं, कानून व्यवस्था पर, लेकिन जवाब फिलहाल अभी तक एक ही मिला है। जो पंचायत में भी आपने जिस तरह से देखा होगा कि काम के सवाल पर योगी आदित्यनाथ का जवाब था कि उन्होंने वादा किया था राम मंदिर बनेगा और वो बन रहा है। तो कहीं ना कहीं काम को लेकर के बातें गायब थी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल तो हमारा यही है कि चुनावी बिगुल शुरू हो गया है। अखिलेश जी की एक बड़ी रैली हुई। बीजेपी तो लगभग एक महीने से इस प्रक्रिया में जारी है, वो तमाम दौरे कर रही है। कांग्रेस की रणनीति क्या है और इस बार हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? और एक हमें जो अंदरूनी जानकारी मिली ये है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की भी संभावनाएं हैं? देखिए, ऐसा है कि राजनीति का जो बाज़ार है अब गर्म हो चुका है, क्योंकि चुनाव अब नज़दीक है। अटकलें बहुत सारी लगती हैं। जिस तरीके से 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही है, और हमने विपक्षी दल होने की पूरी भूमिका निभाई है। हम जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं आम जनमानस की, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, बूढ़े बुजुर्ग हों, बच्चे हों, हर वर्ग का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में इस वक्त हो रहा है। और प्रदेश की जो सरकार है वो केवल अपनी पीठ थपथपाने का कार्य कर रही है और डिनायल के मूड में है। आज आप देख रहे हैं कि शायद ही ऐसा देखने के लिए मिला होगा कि सरकार झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर देती है और साथ में ही सरकार अपनी गलतियां मानने के लिए नहीं तैयार है। कितनी घटनाएं हुई, हाथरस की घटना एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इतनी बड़ी घटना हुई, आपने देखा किस तरीके से सरकार उस चीज़ को डिनाई कर रही थी। सरकार ने आनन फानन में उस पर कार्रवाई कराई, और यहाँ तक कि सरकारी महकमे के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बिना जांच के, बिना किसी तथ्यों के इस तरीके की बयानबाजी हुई तो ऐसा देखने के लिए कभी नहीं मिला। और जहां तक रहा कांग्रेस पार्टी के मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो बहुत स्पष्ट है और हमारे मुद्दे भी बहुत स्पष्ट हैं। हमारे मुद्दे रोजगार की बातों को लेकर हैं, विकास की बातों को लेकर हैं, हमारे मुद्दे महिला सशक्तिकरण को लेकर हैं। हम जिस तरीके से यूपीए की सरकार में कार्य किया गया और उससे भी पूर्ववर्ती सरकारों में कार्य किया गया इस देश के निर्माण को लेकर, जिसका फ़ायदा इस देश को पहुंचा, देश दुनिया में हमारा नाम हुआ। आज आप देख रहे हैं किस तरीके से जितने भी सरकारी संस्थाएं जो यूपीए के समय या उससे पहले की सरकारों में बनाई गई थी, उसको ये जो 2014 से भाजपा की सरकार बनी है बेचने का कार्य कर रही है। आज आप देख रहे हैं कि जॉबलेसनेस कितनी ज़्यादा हो गई है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज पीएचडी किया हुआ एक युवक जो है वो चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए क्या हो सकता है? मैं एक सवाल और अभिषेक, सॉरी, मैं एक सवाल ये और करना चाहूँगा। योगी आदित्यनाथ ने अभी बोला है कि उत्तर प्रदेश रोजगार देने के मामले में नंबर 1 है। वो ये नहीं बता पाए कि आंकड़ा वो कहाँ से लाए हैं। और दूसरा, कानून व्यवस्था के नाम पर बार बार यही कहा जाता है कि बड़ी सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये कमजोरी रही है कांग्रेस की भी कि इतना बड़ा मुद्दा हुआ, 8 पुलिसकर्मियों की जान गई, उनकी मौत हुई, उसके बाद इतना बड़ा रेप कांड हुआ, रात में लड़की की लाश को बिना परिजनों की अनुमति से जलाया गया, उसे एक पॉलिटिकल इशू क्यों नहीं बना पाई? क्योंकि जैसे ही हम आप इस पर बात करते हैं, बीजेपी कहती है कि आप राजनीति कर रहे हैं, और फिर कहीं ना कहीं मुद्दा खो जाता है। देखिए, ये जो हाथरस में हुआ ये एक बहुत सेंसिटिव इशू था। दिल्ली में जब, यहाँ पे यूपी में जब इसकी रेप जब हुआ, रेप होने के बाद इसको सरकारी महकमे ने पहले तो छुपाने की कुछ दिन कोशिश करी। जब इसने तूल पकड़ा, प्रेस मीडिया में आया, जब हमारे लोग वहाँ पे प्रदर्शन वगैरह करने लगे, जब ये मीडिया में आया तो उस लड़की को फिर आनन फानन में दिल्ली ले जाया गया। और दिल्ली में भी हमारी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं एम्स के बाहर, अस्पताल के बाहर वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे नहीं मिलने दिया गया, वहाँ नहीं जाने दिया गया। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लाकर एकदम से लाश जला दी गई पेट्रोल छिड़क के, हमारी पार्टी पूरी तरीके से विरोध करती रही। मगर जो देखिए, शासन सरकार जिनके पास है, सत्ता तंत्र उनके पास है, उन्होंने उसका पूर्ण गलत इस्तेमाल किया। और कांग्रेस पार्टी की ही वो नेता थी आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने आवाज़ उठाई और जिन्होंने
यूपी आई और यूपी आके लड़ाई लड़ी। मुझे आप बताइए कि कौन सा ऐसा विपक्षी नेता इस देश का बड़ा नेता कौन वहाँ पे पहुँचा या कौन वहाँ पे आया? कांग्रेस पार्टी की हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ही वहाँ मौके पे सबसे पहले पहुँचे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको रोकने की कोशिश भी करी, मगर हमने लड़ाई लड़ी और न्याय दिलाने की गुहार लगाई, मगर आज भी उस बेटी को न्याय नहीं मिला है। और जहाँ तक देखिए योगी जी का सवाल है कि कानून व्यवस्था की बात को लेकर, तो देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार तो इस बात को कह ही रही है कि भाई यहाँ पे रामराज आ गया, रामराज स्थापित हो चुका है। आप देख रहे हैं रामराज स्थापित होने के बाद 8 पुलिस वालों को गोली मार दी जाती है। आप देख रहे हैं कि एक बच्ची का रेप हो जाता है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के जो नेता हैं उनकी हत्याएं हो गई, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई सरकार में। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में गवर्नर हाउस के पास 2 वर्ष पहले डकैती हो जाती है। तो आप ये बताइए कि ये किस तरीके की सरकार है और किस बात का ये लोग दम भर रहे हैं कि सुशासन आ गया है और यहाँ पे कोई गुंडाराज नहीं है। सेलेक्टिव अप्रोच, सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, कुछ विशेष लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। आप अपराधियों की जात, बिरादरी, धर्म मत देखिए, सब पर एक समान कार्रवाई करिए। ऐसा नहीं है अगर सारे अपराधी योगी जी जैसे कहते हैं या तो जेल में या तो ऊपर पहुंच गए हैं, तो आज उत्तर प्रदेश में वो कौन लोग हैं जो परस्पर उत्पीड़न कर रहे हैं आम जनता का, बहनों की अस्मतें लूटी जा रही हैं? आखिर ये कौन लोग हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश में? ये चुनावी मुद्दों के सवाल थे। कांग्रेस लगभग हर बार ये मुद्दा रखती है कि वो एक ऐसी राजनीति करना चाहती है इसमें धर्म अहमियत ना रखता हो। कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक भी है उत्तर प्रदेश में, तो इस बार सपा भी उस वोट बैंक पर अटैक करेगी। ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में लगभग 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। गठबंधन को लेकर के क्या स्थिति है? जैसे 2019 में कांग्रेस ने अपना दल के साथ गठबंधन किया, 2-3 सीटों पर उनके कैंडिडेट लड़े भी, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर खुद उनकी रैली में नहीं पहुंचे। तो क्या कांग्रेस गठबंधन को लेकर के अभी तक उदासीन है या किसी दल के साथ हमारी चर्चा है? देखिए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है। सबसे पहली बात तो देखिए 403 विधानसभा की सीटें और हमारी जो तैयारी है वो सारी 403 विधानसभा सीटों पर है। साथ ही में हमारा ये भी कहना है, और हम पहले भी ये बात कहते थे, कि जो समान विचारधारा के दल हैं जो साथ में आना चाहते हैं उनके लिए हमारी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं। तो उन्हें मतलब जैसे 2019 में जो लोग आपके साथ गठबंधन में थे, क्या 22 में उनके साथ फिर से उतरने की तैयारी या कुछ मतलब नया प्रयोग करने के मूड में है इस बार कांग्रेस? क्योंकि मैं एक और सवाल इससे जोड़ देता हूं, मीडिया में ये अफवाह है, अभी इसमें कितना सच है नहीं, कि प्रियंका जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर कांग्रेस रख रही है और इस बार बिना गठबंधन के चुनाव लड़ा जाना है। देखिए प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें देखी। आज काफ़ी वक्त हो गया, 3 दशक हो गए हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आई है, और जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारें थी उन्हीं के कार्यों को आज भुनाने की कोशिश की जा रही है। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये है कि उनको विकल्प चाहिए, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व में लोग बहुत खुश हैं। आज हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर बहुत ऊर्जा है, और जो आम जनता है प्रदेश की वो भी प्रियंका जी के आने से बहुत खुश है। तो देखिए बदलाव तो कहीं ना कहीं आएगा, चेंज कहीं ना कहीं होगा। प्रियंका जी के आने से बहुत डिफरेंस पड़ने वाला है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में, और ये सब लोग जानते हैं। और जहाँ तक पुराने और 2019 के गठबंधन के पार्टनर्स की बात रही, तो देखिए अभी तो समय बचा है, कुछ समय है। आने वाले समय में देखिए कौन जुड़ता है नहीं जुड़ता है। विचारधारा के बेसिस पे कांग्रेस पार्टी गठबंधन करती है, मगर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम पूरी 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमने इस बार जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक के चुनाव में, हर चुनाव में कैंडिडेट्स को लड़ाया, उतारा और मजबूती से लड़ाया। और कहीं पे आप देखिए इस बार हमारा प्रदर्शन कितना अच्छा था और हमने लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि पहले बाई इलेक्शंस भी जो हुए वो चुनाव भी हमने काफ़ी अच्छे से और मजबूती से लड़े अपनी स्टेट लीडरशिप और नेशनल लीडरशिप के अंडर में। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि हमारे नेता गठबंधन की रैलियों वगैरह में नहीं कई बार पहुँच पाए, तो देखिए आदरणीय प्रियंका जी और आदरणीय राहुल जी एक राष्ट्रीय नेता हैं, उनका पूरे देश में लोग हर लोकसभा सीटों पर
लोग मांग करते हैं कि आएँ, तो इतना समय नहीं रहता है, 545 सीटें हैं तो उनका आना जाना लगा रहा, मगर फिर भी हमने 2019 का चुनाव भी मजबूती से लड़ा, हमने दमखम लगा के लड़ा। मगर हमको पूरी उम्मीद है, पूर्णतः उम्मीद है कि 2022 का जब हम चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत विकल्प के तौर में उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उभर के आएगी। हाँ, जैसे योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि वो 500 सीटें जीतने वाले हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि वो 400 सीटें जीतने वाले हैं। उनसे पूछा गया कि जब बाकी 3 सीटें किसके लिए हैं, तो उन्होंने कहा विपक्ष बना रहना चाहिए। तो कांग्रेस ऐसा क्या फिगर लेकर के चल रही है कि कितनी सीटों का अनुमान है इस बार हम जीतने वाले हैं? उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, 500 इन्होंने बता दी, 400 इन्होंने, 900 सीटें तो यहीं हो गई। तो जुमलेबाजी करने में तो देखिए दोनों लोग ही माहिर हैं। देखिए गंभीरता से राजनीति में बात होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति ये बात अभी से नहीं बता सकता है और प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कितनी सीटें आ जाएंगी। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हमारा मकसद ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएं। हम ये कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि 350 पार कर देंगे कि 400 पार कर देंगे। ये सब तो देखिए एक जुमले हैं, ये तो कहने की बातें हैं। और फिर भी अभिषेक, जैसे एक तो फिगर होगा हमारे दिमाग में कि इस बार प्रियंका जी के आने से नो डाउट मजबूती बढ़ी है और वो क्षेत्र में दिख रही है, ये हम मानते हैं। पिछली बार की तुलना में कांग्रेस इस बार मजबूत है, तो एक फिगर हम लेकर के चल रहे होंगे, आइडिया तो कुछ तो कांग्रेस का भी अपना मंथन होगा। ये फिगर, जैसे मैंने कहा कि हमारी प्राथमिकता ये रहेगी उत्तर प्रदेश में हम एक नई सरकार दें जो जनता की लड़ाई लड़े और जनता की आवाज़ उठाए और जनता के लिए कार्य करे। हमारा ये मकसद रहेगा उत्तर प्रदेश में। तो वो बात उसी में कवर हो जाती है। हम आंकड़े अब नहीं बता सकते, आंकड़ा कोई भी नहीं बता सकता है। अभी देखिए चुनाव में 6 महीना बचा हुआ है, अभी से हम आंकड़ा बता दें कितनी सीटें जीत रहे, इतनी सीटें जीत रहे, तो देखिए ये तो एक कहने की बात हो गई, कहने से नहीं करके दिखाएंगे। और हमने देखिए जनता की लड़ाई सदैव लड़ी है कांग्रेस पार्टी ने, और हमने देखिए वहाँ भी लड़ाई लड़ी है जहाँ पे हमारे नहीं अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, भाजपा के लोग हों, उनके साथ अगर गलत हुआ है तो हमारे नेताओं ने आवाज़ उठाई है उनके लिए। आपने देखा कि जब कोरोना की महामारी आई पिछले वर्ष, तो कोई भी पार्टी का नेता अपने घरों से नहीं निकला, और हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी एक लौते प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी के, जो सड़कों पे लोगों की मदद कर रहे थे उतर के। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार ने डर के उनका दमन किया और उनको जेल में बंद कर दिया। वो कितने वक्त तक जेल में रहे। तो देखिए इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो दमन नीति है वो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी है, विपक्ष ने भी देखी है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ाई लड़ती रही। हमने कांग्रेस का कैंपेन चलाया था, कांग्रेस के सिपाही, पिछले वर्ष, जिसमें हम खाना लोगों को दे रहे थे, राशन दे रहे थे, फर्स्ट एड दे रहे थे, दवाएं दे रहे थे। इस वर्ष भी हमने दिया है। इस तरीके का कैंपेन जब हम पावर में नहीं हैं, जब हम विपक्ष में बैठे हुए हैं इतने वक्त से, उसके बावजूद हमारी पार्टी ने किया, खुद ऑर्गेनाइज करके किया। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं की क्या विचारधारा है। इससे आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी एक्चुअली क्या करना चाहती है। यहाँ पे लोग भाषण दे रहे थे, लोग कह रहे थे कि इतनी वैक्सीनें लग गई हैं, इतनी वैक्सीनें हम ले आए हैं। आपने अपने देश के लोगों को प्राथमिकता ना देते हुए वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। आपने कंपनी से टाई अप नहीं किया, आप एक ही कंपनी के सहारे रह गए। आज आप बताइए वैक्सीनेशन ड्राइव कितनी स्लो है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की राजधानी में हम बैठे हुए हैं और आप कोविन पोर्टल खोल लीजिए, आरोग्य सेतु खोल लीजिए। लखनऊ में मुश्किल से 10 या 12 जगह होंगी जहाँ पे पेड वैक्सीन्स लग रही हैं, उसमें भी ज़्यादा स्लॉट्स नहीं है। फ्री वैक्सीनेशन की जो इन्होंने होर्डिंग लगाए हुए हैं अरबों रुपए के यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में, कहीं फ्री वैक्सीनेशन इस वक्त नहीं मिल रही है। आदमी को अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है। जितनी भी जगह आप चेक करोगे ऑनलाइन, कहीं पे भी फ्री वैक्सीनेशन की कोई डोज अवेलेबल नहीं है। नहीं, ये चीज़ तो मैं भी दर्शकों से कहता हूँ कि फ्री वैक्सीन जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर आदमी 28% जीएसटी दे रहा है, टैक्स दे रहा है। वो इसीलिए दे रहा है कि ऐसे मुश्किल दौर में सरकार उसके लिए काम करे। एक आखिरी और कठिन सवाल, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति पर एक बीजेपी द्वारा उछाला गया बड़ा सवाल है कि अगर प्रियंका जी को मुख्यमंत्री के तौर पर आप उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट करते हैं, तो बीजेपी जिस परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को बार बार टारगेट करती है, क्या वो एक बड़ी चुनौती बनकर आएगा? उसके जवाब के तौर पर कांग्रेस किस तरह से तैयार है? देखिए परिवारवाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। पूरे देश के लोगों की आस्था कांग्रेस पार्टी में है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आप
देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितने राज्यों में सरकार से बाहर जा चुकी है और ये लोग जोड़ तोड़ करके ज़बरदस्ती सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, तो जनता का मूड वहीं पे पता चल जाता है। जहाँ तक परिवारवाद की बात रही, तो ये कहना पूर्णतः गलत होगा। भाई राहुल गांधी जी पिछले 3-4 बार से चुनाव जीत रहे हैं, इसमें परिवारवाद कहाँ होता है? जब इलेक्टेड मेंबर है, जनता उनको जिता के भेज रही है, भारी मतों से वो पार्लियामेंट में आ रहे हैं, तो इसमें परिवारवाद की बात कहाँ से आ जाती है? भाई परिवारवाद ये होता है जब श्री अमित शाह जी के जो बेटे हैं उनको बिना किसी क्वालिफिकेशन के बीसीसीआई का आनन फानन में सेक्रेटरी बना दिया जाता है। परिवारवाद वहाँ पे आता है। परिवारवाद वहाँ पे आता है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पुराने नेता हैं, उनके कोई बच्चे यूपी में मंत्री हैं, किसी को एक छोटा सा सवाल, ये पब्लिक डिमांड का सवाल है। आपने हमें अमित शाह जी के बेटे की बात की, तो क्या आपका भी राजनीतिक करियर है अच्छा खासा, क्या आपने कभी अपनी राजनीतिक सफर में उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है? एक क्रिकेट हमने नहीं खेलते हुए देखा, उनको सरकार गिराते हुए हमने देखा है। सरकार गिराते हुए उनको हमने देखा, क्रिकेट तो नहीं खेलते हैं कहीं पर। और देखिए जिस तरीके से अमित शाह जी या उनके बेटे के ऊपर, मतलब उनके अजय शाह के ऊपर आरोप भी लगे कि उनकी संपत्ति डबल ट्रिपल हो गई, इतने गुना बढ़ गई, तो देखिए उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। आज देश जानना चाहता है कि भाई जो आपने नोटबंदी करी, नोटबंदी में असली फायदा किसको पहुंचा? भाई आप कहते थे कि आतंकवाद बंद हो जाएगा, आपने बोला कि काला पैसा वापस आ जाएगा, कुछ तो हुआ नहीं। आज स्थिति बद से बदतर हो गई। आप जीएसटी ले आए, एमएसएमई सेक्टर को आपने तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। मुद्दे देखिए ये सारे हैं, वैक्सीनेशन और कोरोना अभी आया है, ये दो बहुत अहम मुद्दे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि डॉच कर जाए। मगर ये मुद्दे देखिएगा फ़र्क डालेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि देखिए लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। आज हम लोग भी अगर डीजल पेट्रोल भराने जाते हैं, इतना आप सेस ले रहे हैं, टैक्स चार्ज कर रहे हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है? आपने पीएम केयर फंड में इतना सारा पैसा लिया, उसके बावजूद आप लोगों से डोनेशन मांग रहे हैं, आप लोगों से पैसा ले रहे हैं वैक्सीन का, तो ये पीएम केयर फंड का पैसा गया कहाँ? जब कोविड की महामारी आई तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, इंडस्ट्रियल सिलेंडर लोगों को इस्तेमाल करने पड़े, और साथ ही साथ में दवाएं नहीं मिली, इतने इंपॉर्टेंट इंजेक्शंस रेमडेसिविर जैसे लोगों को नहीं मिले, उसके अभाव में लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही बनती है। आप कहते थे कि 2016 में कि डबल इंजन की सरकार आ जाएगी, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, तो कोई काम नहीं रुकेगा। डबल इंजन की सरकार आने के बाद लोगों ने वो मंजर देखा है कि अपनों को जलाने के लिए उनको लकड़ियां नहीं मिली, अपनों को दफनाने के लिए उनको जगह नहीं मिली, गंगा के किनारे लाशें गाड़ दी गई। ये देश ने कभी नहीं देखा इस तरीके से। और जो लोग धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, उन लोगों ने किया, एक बेटी के ऊपर पेट्रोल डाल के आपने उसको जला दिया। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। बहुत क्रूर लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, मानवता नाम की चीज़ इनके अंदर नहीं है, और उत्तर प्रदेश की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। दिन दहाड़े लोगों को मारा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और एक तरफ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया, राम राज आ गया है। किसान आंदोलन कर रहे हैं बॉर्डर पे बैठ के, आज किसान लखनऊ भी आ रहे हैं। किसानों की मांग क्यों नहीं मांगती है सरकार? या तो स्पष्टीकरण दे दीजिए आप कि भाई जो कानून हम लेकर आए हैं वो गलत नहीं है। आपने बैठ के किसानों से बातचीत करी, मगर आपने जिन लोगों को किसानों के साथ बैठक करने के लिए वहाँ बिठाया, उनके पास कोई अधिकारी नहीं थे, वो केवल वहाँ बैठ के चार बात कर रहे थे। किसान के पास भी समय नहीं है कि वो सालों साल वहाँ बॉर्डर बैठा रहे, उसका भी नुकसान हो रहा है। कभी सरकार ने इस बात को समझने की कोशिश करी? आपने उनको खालिस्तानी बोल दिया, आपने उनको आतंकवादी बोल दिया, कह दिया कि विदेश से फंडिंग आ रही है। तो अगर ऐसा है तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करते, आप उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं कर पाए। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक ही सवाल पूछा है बार बार कि आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, कितने बिजनेस के प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस या स्कूल्स को आपने उत्तर प्रदेश में खोला, ये नहीं बता पाते। पिछली सरकार में मेट्रो का काम हुआ, चालू हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम मेट्रो लखनऊ में ख़त्म कर देंगे 2 साल 3 साल के अंदर। आज आप देखिए कि लखनऊ में जहां 2017 में काम थम गया था, वहीं पे काम आज रुका हुआ है। कानपुर हो गया या अन्य शहर हो गए जहां मेट्रो लाने की बातें करी गई थी, वहां पे कोई भी मेट्रो की लाइन नहीं बिछी है। और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि सड़कों के बुरे हाल हैं, गड्ढे आज सड़कों में हो गए हैं। आपने केवल लेवलिंग कराने का काम कर दिया, कोई नई सड़कें उस तरीके से आपने नहीं बनवाई। स्थिति बहुत ख़राब है।
और भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। तो जहाँ तक जो बड़े बुनियादी सवाल वो यही हैं कि बीजेपी से जब भी काम पर सवाल होता है तो जवाब कुछ और होते हैं। फिलहाल कांग्रेस के मुद्दे आपने लगभग समझ लिए हैं कि किन मुद्दों पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने वाली है। पिछली बार से इस बार ज़्यादा मजबूत है, लेकिन सीटों को लेकर स्थिति साफ नहीं है। गठबंधन को लेकर की भी स्थिति अभी साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि वो 403 सीटों पर पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी। आप भी मुद्दों की राजनीति को समझिए और ये ध्यान रखिए कि जब भी आप वोट देने जाएं तो कोरोना के दौरान जो भी अव्यवस्थाएं हुई हैं, किसानों के आंदोलन के जो मुद्दे हैं और जो आपके अपने बेसिक मुद्दे हैं, उन्हें एक बार सोचें, उसके बाद मतदान करें। तब तक के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए और हमें सब्सक्राइब करिए ताकि स्वतंत्र मीडिया की आवाज़ भी आप तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।